हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बाजार का वर्गीकरण देखा था और हमने देखा था कि अर्थशास्त्र में बाजारों को प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में विभाजित किया जाता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का विभाजन अर्थशास्त्र में बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की जहाँ तक बात है तो पूर्ण प्रतियोगिता विद्यार्थियों तब प्रचलित होती है जबकि प्रत्येक फर्म के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका मतलब है कि प्रथम विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा अंश होता है, तथा द्वितीय सभी क्रेता प्रतिद्वंदी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यह कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का है। हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यह जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं और जो क्रेता होता है या अकेला जो क्रेता होता है उसका बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु की मात्रा दी हुई है ओ एक्स अक्ष पर, ओ वाई अक्ष पर औसत आय, सीमांत आय और कीमत दिखाई गई है, ए आर, एम आर और पी। यहाँ पर हमें यह डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है जो कि किसी एक विक्रेता या फर्म के लिए मांग वक्र होता है। यहाँ पर जो कीमत वह निश्चित होती है फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है और उस कीमत पर फर्म का मांग वक्र परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार होता है और यही मांग वक्र फर्म के लिए औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र भी होता है। विद्यार्थियों, यदि फर्म इस जो मांग वक्र है उस पर ये जो कीमत निर्धारित है इस कीमत से कम या अधिक कीमत फर्म नहीं करेगी और यदि फर्म चाहे तो इस कीमत पर कितना भी माल बेच सकती है। यह पूर्ण प्रतियोगिता की खास बात है कि इसमें फर्म के लिए जो मांग वक्र है वह पूर्णतया लोचदार होता है। अब हम पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को सिलसिलेवार देखते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला हमने जैसा भी डिस्कस कर रहे थे, अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, यानी क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है और इसीलिए ना तो कोई क्रेता और ना ही कोई विक्रेता बाजार की प्रचलित कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो बाजार की कीमत होती है वह सभी क्रेताओं और विक्रेताओं की संयुक्त क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती है और जब एक बार बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारित हो जाती है तो प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को उसे स्वीकार करना पड़ता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है समरूप वस्तुएं, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब ये है कि विभिन्न फर्मों या उत्पादकों के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं
विक्रेताओं की दृष्टि से एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। यानी जो विक्रेता है वह एक जैसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं और ग्राहकों के लिए उन वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हम इसको दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्रेताओं के लिए विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की प्रतिलोच क्रॉस इलास्टिसिटी अनंत होती है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में विभिन्न वस्तुओं के बारे में कोई भेद नहीं होता और यही कारण है कि कोई उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत ऊंची नहीं रख सकता और यदि वह वस्तु की ऊंची कीमत लेने लगता है तो ग्राहक दूसरे विक्रेताओं के पास चले जाते हैं और समरूप वस्तुएं होने के कारण ही बाजार में वस्तु की एक जैसी कीमत पाई जाती है। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा निकास। इसका मतलब है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म। अर्थात जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें उत्पादकों को उद्योग में प्रविष्ट होने या जो उद्योग है उसको छोड़कर बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कोई भी फर्म जब चाहे बाजार में प्रवेश कर सकती है और जब चाहे बाजार को छोड़ सकती है। इसका मतलब ये है कि यदि कुछ फर्में हानि उठा रही हैं तो वह निश्चित रूप से उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी और यदि वर्तमान में फर्में यदि सामान्य से अधिक लाभ कमा रही हैं तो नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी और अंततः दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ मिलने लगते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की जो अगली विशेषता है वह है बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। इसका मतलब यह है कि बाजार की परिस्थितियों के बारे में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को पूर्ण जानकारी होती है और इसलिए फर्मों को भी प्रचार करने के लिए वस्तु के बारे में विज्ञापन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। विक्रेताओं को भी बाजार स्थितियों की पूरी जानकारी होती है। बाजार की पूर्ण जानकारी होने के कारण ही जो विक्रेता हैं क्रेताओं से अधिक कीमत भी वसूल नहीं कर सकते। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की स्वतंत्र कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता एक आवश्यक शर्त है। इसका मतलब यह है कि यदि उत्पादन के साधन यह समझते हैं कि किसी उद्योग में उन्हें पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो वह उस उद्योग को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जो बाजार में जो उत्पादन के साधन हैं वह पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। एक उद्योग से दूसरे उद्योग में उत्पादन के साधन जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। इसका तात्पर्य है कि चूँकि विभिन्न फर्में एक दूसरे से बहुत निकट रूप में स्थित होती हैं, पास होती हैं, इसलिए उन्हें परिवहन लागतों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थियों, यदि किसी समरूप वस्तु का
उत्पादन दो अलग अलग स्थानों पर यदि किया जाता है तो परिवहन लागतों के कारण उनकी कीमतों में भी अंतर हो सकता है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है, तो इसलिए हम यह मान्यता लेकर चलते हैं कि जो बाजार है उसमें परिवहन लागत नहीं है। ये जो विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता की, वह कीमतों में एक रूपता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता की अगली विशेषता है कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, जिसका मतलब है कि जो बाजार में वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है वह मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। जो सरकार है या किसी संस्था के द्वारा मांग पूर्ति की शक्तियों पर कोई अवरोध या अड़चन नहीं होता और जो कीमत है वह स्वतंत्र रूप से मांग पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। तो विद्यार्थियों, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण ही जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो खास बात है कि बाजार में एक ही कीमत का प्रचलन होना और किसी भी विक्रेता या क्रेता के द्वारा बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाना इन्हीं विशेषताओं के कारण संभव होता है। अब विद्यार्थियों, हम एक और कंसेप्ट को देखते हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता यानी जो परफेक्ट कंपटीशन है और विशुद्ध प्रतियोगिता यानी जो प्योर कंपटीशन है, उन दोनों में प्रायः कुछ अंतर किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में जो अंतर है वह डिग्री का है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो विशुद्ध प्रतियोगिता है उसमें केवल ये 3 शर्तें यदि पूरी हो जाएं, यानी अनेक क्रेता तथा विक्रेता, समरूप वस्तुएं और बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा निकास फर्मों का, तो हम कहेंगे कि बाजार में विशुद्ध प्रतियोगिता है। और विशुद्ध प्रतियोगिता का मतलब है कि बाजार में किसी भी प्रकार का एकाधिकारात्मक तत्व नहीं पाया जाता, जबकि जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो विचार है वह और व्यापक है। विशुद्ध प्रतियोगिता के साथ अन्य विशेषताएं शामिल होने पर पूर्ण प्रतियोगिता होती है। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को देखकर हमें यह आभास होता है कि यह स्थिति एक काल्पनिक स्थिति जैसी लगती है, यानी वास्तविक जीवन में प्रायः ये विशेषताएं पूरी तरह से दृष्टिगोचर नहीं होती। यह पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार स्थिति है वह आदर्श स्थिति को व्यक्त करती है। व्यवहार में जो वस्तु के विक्रेता होते हैं उनमें से कुछ विक्रेता प्रभावशाली होते हैं और वस्तु की कीमत को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। बाजार में समरूप वस्तुओं के स्थान पर हमें विभेदीकृत वस्तुएं देखने को मिलती हैं, यानी वस्तुओं में ट्रेडमार्क, विक्रय ब्रांड, रंग रूप, आकार के आधार पर अंतर पाए जाते हैं। उद्योग में फर्मों के प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध होते हैं। फर्मों के लिए बाजार से बहिर्गमन करना उतना सरल नहीं होता, क्योंकि जो बाधाएं हैं वो सरकार के द्वारा या मजदूरों के द्वारा या उद्योगपतियों के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार जो क्रेता हैं उनको बाजारों की पूर्ण जानकारी नहीं होती और उत्पादन के साधन भी पूर्णतया
गतिशील नहीं होते। तकनीकी कारणों से, सामाजिक कारणों से, भाषा, धर्म, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं के कारण प्रायः उत्पादन के साधनों की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है, उनकी गतिशीलता में रुकावट आती है। इसके अलावा जो बाजार की जो क्रियाएं हैं, मांग पूर्ति की जो शक्तियां हैं, उन पर प्रतिबंध भी होते हैं। सरकार या तो कीमत नियंत्रण के माध्यम से और या सब्सिडी के माध्यम से बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके अलावा जो विक्रेता हैं वह भी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए विज्ञापन इत्यादि प्रक्रियाओं में संलग्न होते हैं। और प्रायः यह देखने में आता है कि अलग अलग क्रेता और विक्रेता अलग अलग मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, और जो विक्रेता होते हैं वह किसी वस्तु विशेष को अधिक वरीयता देते हैं या उन्हें दूसरी वस्तुओं के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, या उनमें सुस्ती या आलस्य के कारण भी वह ऊंचे मूल्यों पर वस्तुएं खरीदते रहते हैं। तो इन वास्तविक स्थितियों को देखते हुए प्रायः यह कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है, यानी परफेक्ट कंपटीशन इज ए मिथ, जो कि वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार की स्थितियां ही ज़्यादा दृष्टिगोचर होती हैं। विद्यार्थियों, इन स्थितियों के होने के बावजूद भी प्रायः पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति है, हम कुछ कृषिगत पदार्थों के संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को देख सकते हैं। जैसे गेहूं, कपास, चावल इत्यादि के बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसमें अनेक उत्पादक प्रायः एक सा माल लेकर बाजार में आते हैं और एक अकेला उत्पादक वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता और वह वस्तु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है, और एक उत्पादक वस्तु की पूर्ति का बहुत थोड़ा सा अंश उत्पन्न करता है। तो हमें पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रायः वास्तविक जीवन में एकाधिकार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या कहें अपूर्ण प्रतियोगिता ज़्यादा दृष्टिगोचर होती है। लेकिन हम अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। पूर्ण प्रतियोगिता का महत्व इस बारे में है कि हम पूर्ण प्रतियोगिता को आधार मानकर बाजार में पाई जाने वाली अपूर्णताओं का माप कर सकते हैं, और हम बाजार में जो अपूर्णताएं पाई जा रही हैं उनके पीछे क्या कारण हैं, हम उन कारणों का भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यानी हमें पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा ये समझने में सहायक है कि बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता क्यों पाई जाती है और जो व्यवहार में प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता से कम क्यों होती है। क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जबकि जो उत्पादक है वह अधिक लाभ अर्जन करने के लिए प्रायः वस्तु विभेद, परस्पर गठबंधन, गुप्त संधियां, पूर्ति पर नियंत्रण, व्यवसाय के आकार पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वह विज्ञापन, प्रदर्शनी, निकट संपर्क इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की जो अवधारणा है वह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था का जो जटिल कार्यकरण है,
जो कॉम्प्लेक्स वर्किंग है उसको समझने में भी सहायक होती है। तो इसलिए विद्यार्थियों हम पूर्ण प्रतियोगिता को अध्ययन करते हैं और हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और जो एकाधिकार है वह दो चरम स्थितियां हैं और इनके बीच में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। तो हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानकारी रखकर हम अपूर्ण प्रतियोगिता को अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आपको पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियोज में हम पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम अपूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।